अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम ENG 511 का जो है वो चैप्टर नंबर 7 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 4, 5 और 6 डिस्कस किया था। उम्मीद है कि उसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। लेक्चर शुरू करने से पहले जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स को ना ये कन्फ्यूजन थी कि आपने जो इसमें लिखा हुआ है नोट्स में ये डिफरेंट है हैंडआउट से। अब उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आपके हैंडआउट्स हैं ना वो दो हैं। इसके मैंने लास्ट भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके ENG 511 के दो हैंडआउट्स हैं। एक आपके जो है उधर जब आप जाए ना डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ पे स्टडी मटेरियल के नाम से एक हैंडआउट्स है। और अगर आप में से किसी ने लेक्चर लिया हो वीडियो का, तो उसमें जितने भी हैंडआउट्स वहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं ना, जो स्लाइड्स चल रही हैं, वो आपकी वो स्टडी मटेरियल वाली ही हैं, ठीक है। और आपका जो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 आएगा वो भी उन्हीं हैंडआउट्स में से आएगा जो आपका स्टडी मटेरियल है, दूसरों में से नहीं आएगा। तो ये क्लियर कर लें कि वो वाले हैंडआउट आप मिड्स के लिए जो है वो तैयार करें, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल का है ना, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। जो फाइनल होगा ना आपका, मतलब 23rd चैप्टर या 22 चैप्टर उधर से, तो वहाँ से जो है ना वो फिर ये हैंडआउट जो है ना वो ये वाले स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसमें स्टडी मटेरियल से कम और इन हैंडआउट से ज़्यादा पिक किया हुआ है उन्होंने बढ़ाने के लिए। और आपका जो पेपर है वो भी इसी तरह से आएगा। टॉपिक सेम है लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी डिफरेंट है दोनों में, सही है। तो इस वजह से ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये आपके स्टडी मटेरियल में से बनाए हैं। आप ये नोट्स जस्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर ये नोट्स पे यकीन नहीं है तो इंशाल्लाह वो जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइटेड हैंडआउट वो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको ग्रुप में वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अपने जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन पार्सिंग। अब पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें हम जो है वो ट्री बनाते हैं। आप समझ लें कि ग्रामेटिकल ट्री बनाते हैं किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। द एक्ट ऑफ एनालाइजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स सच एज वर्ड्स इन अ सेंटेंस और टोकन्स इन अ प्रोग्रामिंग कोड। किसी प्रोग्रामिंग कोड में टोकन्स, लेकिन अभी हमने जो है वो जस्ट अपने लैंग्वेज पे रहना है। तो किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स, किसी सेंटेंस में वर्ड्स को या फिर जो है उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को A to Z प्रेजेंट करना, इसे हम कहते हैं पार्सिंग, ठीक है। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किस तरह से होती है? इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पार्सिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंटेक्स ट्री, ठीक हो गया। इसमें बेसिकली हम जो है वो एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट करते हैं किसी भी सेंटेंस की। अब वो किस तरह से क्रिएट करते हैं ये देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। इसकी डिफ़ाइन आपने करनी है और इसकी एग्जांपल ले लेनी है। लेट्स कंसीडर अ सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट। अब ये कैट है, सैट ऑन द मैट, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब इसमें हम पार्सिंग का जो है वो फिनोमिना किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम टोकनाइजेशन करनी है कि जो हमारे पास सेंटेंस है ना इसको टोकन्स में ब्रेक करना है। द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक हो गया। अब इसमें हमने जो है वो ग्रामेटिकल एनालिसिस करना है कि दा क्या है, कैट क्या है, सैट क्या है, ऑन क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने एनालाइज करना है। अब ये देखें, में आ जाते हैं। अब दा क्या होता है? डिटर्मिनर, ठीक है। कैट क्या है? कैट एक नाउन है, ठीक है। किसी भी जानवर का नाम है, किसी भी शख्स का चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। सैट बैठना ये वर्ब है। ऑन प्रेपोजिशन है, इन एंड ऑन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी प्रेपोजिशन होती हैं। द फिर डिटर्मिनर है और मैट जो है वो फिर से नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। अब इसको हम ट्री किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप इसकी कहेंगे ट्री तो बनाई नहीं, तो आपने सबसे पहले जो है वो आपने लिखना होता है सेंटेंस पूरा का पूरा जिस तरह से ये है। फिर दा से यहाँ पे दा का लिखना होता है डिटर्मिनर। कैट ये नाउन है और यहाँ से आप नाउन की ये दोनों को खींच के ना ऐसे आप नीचे लिख दें नाउन, फिर वहाँ से नीचे निकाल दें डिटर्मिनर। सैट जो है वो वर्ब है, ठीक है, वर्ब फ्रेज है। फिर ऑन ये प्रेपोजिशन है, द फिर डिटर्मिनर है। कैट जो है वो मैट जो है वो नाउन है। तो इस तरह से आपने जो है वो
सेंटेंस। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें दो दो डिटर्मिनर होते हैं या दो दो नाउन फ्रेजेस होती हैं, तो फिर उससे पहले हम नाउन फ्रेज़ को निकालते हैं, फिर नाउन फ्रेज से नाउन अलहदा और डिटर्मिनर जो आपका समझ लें कि डिटर्मिनर होता है या कोई भी चीज़ साथ जो अटैच होती है या प्रपोजिशन होगी तो उनको अलहदा करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पार्सिंग में आ जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने किया भी होगा ये चीज़ें, हमने ENG 507 में भी की हुई हैं और ये आई थिंक ENG 508 में भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलर वर्सेस इंटरेक्टिव मॉडल। अब मॉड्यूलर वर्सेस इंटरेक्टिव मॉड्यूलर मॉडल होता है कि पार्सिंग जो है उसमें बेसिकली मॉड्यूलर में ना हम जस्ट पार्सिंग में सिंटैक्स मतलब ग्रामर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ग्रामर के अलावा हम बाकी चीज़ों को बाद में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्सिंग इज़ कंडक्टेड इनिशियली बाय अ सिंटैक्टिक मॉडल दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ हायर ऑर्डर कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स सच एज मीनिंग एंड वर्ड नॉलेज। अब ये इंडिपेंड होता है, हम स्टार्ट में ना इन चीज़ों को नहीं लेते, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया ना, कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स, मीनिंग और वर्ड नॉलेज को हम स्टार्ट में नहीं लेते, जस्ट ग्रामर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ग्रामेटिकल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जो है वो हम मीनिंग की तरफ और जो उसके अंदर नॉलेज होता है, जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, दिस मॉडल एम्फसाइज अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस वेयर सिंटैक्स इज़ प्रायोरिटाइज। आपने ये याद रखना है कि मॉड्यूलर मॉडल में जो है वो सिंटैक्स को, ग्रामर को प्रायोरिटाइज किया जाता है, सबसे पहले ग्रामर देन कुछ और। अब ये एग्जांपल देखें, द फ्लोरिस्ट एंड द फ्लावर्स वाज वेरी प्लीज्ड। अब इसको पढ़ के हमें जो है वो समझ आ रही है कि वो फ्लोरिस्ट जिसने फ्लावर भेजे वो बहुत खुश था। ठीक है, लेकिन हम जो जो नहीं लगा सकते, फ्लोरिस्ट ने फ्लावर भेजे वो बहुत खुश था। अब कौन खुश था, फ्लावर या फ्लोरिस्ट? इसमें हमारी जो है ना वो कन्फ्यूजन ही रहती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मीनिंग को और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं किया होता, जस्ट हम जो है वो ग्रामर पे फोकस कर रहे होते हैं। अब इंटरेक्टिव मॉडल में देख लेते हैं। इंटरेक्टिव मॉडल जो है वो इसी का एक समझ लें कि डिफरेंस है इन दोनों में, ये आपने याद रखना है। इसमें सिंटैक्स और ये सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस किया जाता है। इसमें ये नहीं कि पहले सिंटैक्स को देख लिया, पहले ग्रामर को देख लिया, उसके बाद जो है वो हम इस पे चले गए, ग्रामर पे, दूसरी सेमेंटिक्स पे, मीनिंग पे और कॉन्टेक्स्ट पे चले गए। नहीं, इसमें सब कुछ साथ ही होता है। पार्सिंग इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग सिंटैक्स, लेक्सिकल, डिस्कोर्स, नॉन लिंग्विस्टिक, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब ये देखें, दिस मॉडल अलाउज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग इनिशियल पार्सिंग स्टेज। ठीक हो गया, इसमें हम इनिशियल पार्सिंग स्टेज में ना हम जो है वो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। इसकी ये बेसिकली पार्सिंग की ही स्टेजेस हैं, पार्सिंग के ही मॉडल्स हैं। हमने बताना होता है मॉड्यूलर में जस्ट हम जो है वो स्टार्ट में सिंटेक्स पे फोकस करते हैं पार्सिंग करते हुए, इस पे स्टार्ट में हम मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, देन जो है वो सिंटेक्स को भी साथ साथ रखते हैं। ठीक है, अब ये देखें वही सेंटेंस है, द फ्लोरिस्ट हु वाज सेंट द फ्लावर्स। इसका मतलब है कि अब ऊपर वाले फ़िक्रे से ये दोनों फ़िक्रों में जो है वो आप डिफरेंस देखें। द फ्लोरिस्ट सेंट द फ्लावर्स वाज वेरी, इसमें लग रहा था कि शायद फ्लोरिस्ट ने फ्लावर भेजे हैं तो वो बहुत खुश है, लेकिन द फ्लोरिस्ट हु वाज सेंट द फ्लावर्स वाज वेरी प्लीज्ड, वो फ्लोरिस्ट जिसको फ्लावर भेजे गए बहुत खुश था। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोरिस्ट ने फ्लावर्स नहीं भेजे, किसी और ने उसे भेजे हैं। ठीक है, तो इससे हम जो है वो मीनिंग ये समझ लें कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसको लिखते वक्त हम जस्ट ग्रामर पे फोकस नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि जो पढ़ने वाला है क्या जो हमने लिखा है ये उसको समझ आ रहा है, क्या हमने क्लियर इसमें हर चीज़ क्लियर कर दी है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मॉडल में जो है वो हम क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, मीनिंग पे फोकस करते हैं पहले, देन सिंटैक्स पे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडल ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। अब लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडल जो है ये भी बेसिकली ऊपर वाले जो चीज़ें हम बढ़ते आ रहे हैं ना उसी पे ही फोकस्ड है इसका। Constraint based theories propose that during language processing all available information is used simultaneously to interpret sentences। इसमें बेसिकली जो है वो हम जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम वो सारी की सारी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो है हमारा इंटरेक्टिव मॉडल था उसी जैसा ही है कि इसमें हमारे अगर सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सिमेंटिक है, कॉन्टेक्चुअल है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं टू इंटरप्रेट सेंटेंसेस, सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ये वाला सेंटेंस हम इंटरप्रेट कर रहे थे तो इसमें हमने जस्ट ये नहीं देखा कि ग्रामर ठीक है, नहीं, हमने ये भी देखा कि अच्छा ये जो जिसने फ्लावर भेजे हैं इसका क्या मतलब है, कि किसने किसको, मतलब भी हमने समझा, कॉन्टेक्स्ट भी समझा और साथ साथ हमने ग्रामर को भी समझा। तो कंस्ट्रेंट बेस्ड थ्योरी जो होती है ना ये वही है कि हम जब भी कोई किसी सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें जस्ट हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस नहीं करते बल्कि हम तीनों चीज़ों को साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करते हुए। तो ये किसने प्रपोज़ किया था, ये भी आपने M.A. मैकडोनल्ड, इसने ये जो है मॉडल प्रपोज़ किया था, ये आपने याद रखना है, ये आपके MCQs में आ जाता होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, द हॉर्स रेस्ड पास द बैरन फील्ड फेल। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, इसमें पॉसिबल इंटरप्रिटेशन सारी की सारी एक ही दफ़ा हम ऑन कर देते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स आर एक्टिवेटेड एंड कम्पीट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन बीइंग सिलेक्टेड। इसमें मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है ना, जो मोस्ट हमें लग रही होती है कि ये ठीक है, उसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, द हॉर्स दैट वाज रेस्ड पास द बैरन फेल। अब द हॉर्स दैट यहाँ पे हम जो है वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, द हॉर्स रेस्ड पास द बैरन फेल। अब ये इसमें डैट वॉज ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट में हम डैट वॉज यूज़ कर लेते हैं, कुछ में जब हम जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं तो हम जल्दी से बस यही बोल देते हैं। तो इसमें से हम ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस को समझते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो हमें सूटेबल लगती है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल बोथ इंटरप्रिटेशंस आर एक्टिविटीज सिमिलर एंड द मोस्ट फिटिंग वन इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन। समझ आ गई, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है वो हम जो सी हमें बेहतर लगती है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका कंट्रास्ट क्या था गार्डन पाथ थ्योरी मॉडल से। इसमें और गार्डन पाथ मॉडल, जो गार्डन पाथ हमने सेंटेंस पढ़े थे, उनमें क्या डिफरेंस होता है। अनलाइक गार्डन पाथ मॉडल विच सजेस्ट दैट इनिशियल मिस इंटरप्रिटेशन में रिक्वायर एनालिसिस कंस्ट्रेंट। ओके, इसमें बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है कि गार्डन पाथ जो था ना वो ये फोकस करता है कि अगर पहली वाली इंटरप्रिटेशन सही नहीं है ना, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है, तो हम री एनालिसिस करते हैं। बस मतलब कि अगर पहले वाले जो सेंटेंस था उसको समझने में गलती हो गई है तो हम उसको री एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट बेस्ड थ्योरी जो है ये थोड़ी थोड़ी उससे रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि इसमें हम पहले एक पे फोकस करें, फिर दोबारा अगर समझना है तो उस पर फोकस करें, ऐसा नहीं होता। इसमें उसकी जितनी पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस होती हैं हम सारी पहले कर लेते हैं, उनमें से जो हमें सही लगता है वो, जिसके हमें पूरा मतलब समझ आ रहा है, वो हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि इनके दरमियान आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन वर्किंग मेमोरी डेफिनेशन इन रिलेशन टू कम्प्रीहेंशन। अब कम्प्रीहेंशन करते हुए, किसी सेंटेंस को कम्प्रीहेंड करते हुए हमारी वर्किंग मेमोरी किस तरह से इन्वॉल्व होती है, तो इसका हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे यहाँ पे। वर्किंग मेमोरी इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी कॉग्निटिव सिस्टम दैट टेम्परेरी होल्ड एंड मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर टास्क सच एज लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। वर्किंग मेमोरी में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये लिमिटेड टाइम के लिए आपके जो है नॉलेज को रिकॉल करती है और स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको उसकी कम्प्रीहेंशन के लिए ऑब्वियसली उसको समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना होगा ना। आपका नॉलेज या आप समझ लें कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपको उसकी मीनिंग उसका समझ आ रही होगी, देन ही आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस किसी मीनिंग का आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। अगर किसी की वर्किंग मेमोरी अच्छी होगी देन ही वो रिकॉल भी कर सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक हो गया। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय होल्डिंग ऑन टू वर्ड्स मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट वाइल वी लिसन और रीड। जब हम पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो उस टाइम जो है वो वर्ड के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझने और उसको स्टोर करने में हमारी जो है वो मदद करती है। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसको रिपीट करें दैन जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस वक्त जो है ना वो हमारी वर्किंग मेमोरी ही एक्टिवेट होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट comprehension performance with larger capacity generally facilitating better understanding। अब जो हमारी वर्किंग मेमोरी है ना ये हर एक की डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर किसी की इतनी कैपेसिटी है कि वो उसकी वर्किंग मेमोरी अच्छी है तो वो जल्द से जल्द जो है ना वो कम्प्रीहेंशन भी कर लेगा, उसका ब्रेन एक्टिव होता है, वो जल्दी से ना मतलब वो एक्टिव प्रोसेस में होता है, वो जल्दी जल्दी हर चीज़ कर रहा होता है। लेकिन जिसकी वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं होती वो फिर खोया रहता है और जो है उसे समझ नहीं आ रही होती, उसे वर्ड को पे प्रॉपर फोकस करना पड़ता है, प्रॉपर बार बार उसको जो है वो बोलना सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन जाकर उसे समझ आती है। तो उस बंदे की जो वर्किंग मेमोरी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो लो होती है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन यू हियर द सेंटेंस द कैट दैट चेज द माउस इज़ स्लीपिंग, योर वर्किंग मेमोरी कीप्स ट्रैक ऑफ द कैट चेज द माउस इज़ स्लीपिंग। अब ये देखिए, ये हमारा जो है एक सेंटेंस बोला गया और हमारी वर्किंग मेमोरी उसी टाइम काम करती है कि अच्छा एक कैट है वो चेज़ कर रही है माउस को, आपके दिमाग में एक पिक्चर इसकी बन जाएगी उसी टाइम, और जो कि स्लीप है तो स्लीप कौन कर रहा है, माउस। तो ये सारी जो है ना ये सारी चीज़ें आप एकदम से जो है समझ जाएंगे। इफ़ योर वर्किंग मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग यू कैन ईजिली फॉलो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आपकी वर्किंग मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 8, डिफाइन फिगरेटिव लैंग्वेज। इस लेसन में बेसिकली सारा का सारा जो है ना वो फिगरेटिव लैंग्वेज के अबाउट जो है
डिस्कस किया गया है ये क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं। तो फिगरेटिव लैंग्वेज बेसिकली जो हम लैंग्वेज बोलते हैं लाइक इडियम्स वगैरह में, मुहावरात वगैरह में, वो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज दैट लिटरली मीन्स वन थिंग बट इज़ टेकन टू मीन अनदर। इसका मतलब जो हम कहते हैं उसका मतलब अगर समझें तो वो कुछ और होता है, लेकिन आप कह लें कि इनहेरेंट मीनिंग जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब अगर हम मुहावरा वगैरह कोई बोलें तो उसका अगर हम लफ्ज़ी मानी समझें तो वो और होता है, और अगर हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग उसका समझें तो वो और होता है, ठीक है। इंस्टेड दीज एक्सप्रेशंस कन्वे मीनिंग्स दैट आर ऑफन मेटाफोरिकल, सिम्बॉलिक एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक हो गया। इस तरह की एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादातर मेटाफोरिक, सिम्बॉलिक और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो है वो कैरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्रेज जॉर्ज वेंट थ्रू द रूफ, जॉर्ज छत से गुजरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉर्ज वाकई जो है वो छत उसने क्रॉस की या छत पे से क्लाइम की हुआ। इंस्टेड इट फिगरेटली इम्प्लाइज डैट जॉर्ज बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट। इसका ये मतलब है कि जॉर्ज बहुत ज़्यादा गुस्से में और जो है वो अपसेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की अक्सर जैसे हम कह देते हैं कि उसने घर जो है वो सर पे उठा लिया, तो अब उसने पूरा का पूरा घर थोड़ी सर पे उठा लिया। इसका ये मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा उसने जो है वो हंगामा किया, ठीक है। इन दिस केस अंडरस्टैंडिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग दैट द एक्सप्रेशन कन्वेज इमोशंस रेदर देन अ फिजिकल एक्शन। अब बेसिकली हमें फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन है, जो भी वर्ड बोला गया है, उसमें इमोशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो लिटरल मीनिंग के साथ साथ हमें जो है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, देन ही हम फिगरेटिव लैंग्वेज को फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब फिगरेटिव लैंग्वेज की टाइप्स कितनी हैं, कौन सी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स में बेसिकली हम जो है वो स्पीकर जो है वो डायरेक्टली वो बात नहीं बोलता जो उसका मकसद होता है, ठीक है। दीज अटरेंसेस हैव एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मेंट। मतलब इसका मतलब है कि जो कहा जाता है उसका वो मतलब नहीं होता, ठीक हो गया। द स्पीकर इम्प्लाइज अ मीनिंग विदाउट स्टेटिंग इट एक्सप्लिसिटली। उसको बज़ाहिर बताए बगैर जो है वो अपना मीनिंग कैरी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, आज जो है वो बहुत सर्दी होने वाली है। तो इससे स्पीकर की क्या जो है वो इंटेंशंस हैं। दिस इम्प्लाइज द स्पीकर वांट्स समवन टू क्लोज द विंडो और ड्रेस वार्मली विदाउट डायरेक्टली सेइंग सो। मतलब वो चाहता है कि सुनने वाला जो है वो गर्म कपड़े भी पहन ले, विंडोज़ वगैरह भी बंद कर ले, मतलब सर्दी की तैयारी कर ले, ठीक है। लेकिन वो ये जो है वो कहे बगैर ही जो है वो इस फ्रेज़ को, इस मेटाफर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स जो हम इनडायरेक्टली जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है मेटाफर। मेटाफर अ कंपैरिजन दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज़ नॉट लिटरली ट्रू, हेल्पिंग टू एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। अब इसमें बेसिकली आ जाते हैं जो हम मुहावरात बोलते हैं, ठीक है। हम किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट या एक्शन के अबाउट बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन लिटरली उसका वो ट्रू मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको एक आइडिया को कैरी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम इज़ अ थीफ, टाइम जो है वो चोर है। तो क्या टाइम वाकई चोर है? नो, टाइम चोर नहीं है, लेकिन हम इसमें बेसिकली लाइफ के सारे मोमेंट्स बता रहे होते हैं। इस एक मुहावरे में, इस एक मेटाफर में जो है वो हम सारे के सारे स्टेजेस बता देते हैं कि टाइम चोर है, कि ये रुकता नहीं है, लाइफ गुजर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और हम कहते हैं इसका मकसद है कि टाइम कैन स्टील एवरीथिंग, कि टाइम जो है वो हर चीज़ चुरा लेता है। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो हर चीज़ बदल जाती है। तो लिटरली इसके पीछे इतने सारे मीनिंग्स हैं जो हम जस्ट एक मेटाफर से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं इसकी टाइप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाफर। अब मेटाफर की टाइप्स क्या हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल मेटाफर, ओरिएंटेशनल मेटाफर, ओंटोलॉजिकल मेटाफर, ठीक है। इसके जस्ट आपने नेम्स करने हैं। अगर किसी ने मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है तो मैं हाईलाइटेड हैंडआउट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग वो भी कर सकते हैं। ये मैं वही बता रही हूँ जो आपको MCQs में आएंगे और जो आपको क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, गिव टाइप्स ऑफ इडियम्स। अब इडियम्स की क्या टाइप्स हैं, इडियम्स क्या हैं? प्योर इडियम्स, सेमी इडियम्स, आइडिएशनल इडियम्स, इंटरपर्सनल इडियम्स एंड रिलेशनल इडियम्स, ठीक हो गया। ये सारी इसकी 5 टाइप्स हैं, ये आपने कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है डिफाइंड क्लास इंक्लूजन थ्योरी।
अब क्लास इंक्लूजन थ्योरी क्या होती है? क्लास इंक्लूजन थ्योरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू मल्टीपल कैटेगरीज साइमल्टेनियसली। मतलब कि आप समझ लें कि किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कैटेगरीज को में डिवाइड करना, उसको क्लासीफाई करना, इसको हम क्लास जो है इंक्लूजन थ्योरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक कैटेगरी है कार्स की, हम उसकी सब कैटेगरीज बनाएंगे, ब्लू कार्स, रेड कार्स, फिर उस कार्स के डिफरेंट नेम्स हमने एसोसिएट किए होते हैं, ठीक है। कार्स की कैटेगरी में एक कार थोड़ी आ जाती है, उसमें बहुत सारी कार्स, हर तरह की कंपनी की, हर तरह की मॉडल की कार, ठीक है। तो उसकी सब कैटेगरीज़ हैं। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सब डिवीजन्स करना, उसकी सब कैटेगरीज़ बनाना, ये होती है क्लास इंक्लूजन थ्योरी, ठीक है। सिमिलरली मेटाफर्स फंक्शन एज क्लास इंक्लूजन थ्योरी एज इन माई जॉब इज़ अ जेल। इसी तरह मेटाफर्स भी उसने कहा है कि क्लास इंक्लूजन थ्योरी की तरह, क्लास इंक्लूजन स्टेटमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे माई जॉब इज़ अ जेल। ओह, जॉब क्या जेल है? नो, जॉब एक्चुअल में खुद जेल नहीं है, बट जॉब इज़ क्लासीफाइड अंडर कैटेगरी विद रेस्ट्रिक्टिव क्वालिटीज़, ठीक है। इसमें जॉब जो है वो इस चीज़ को शो कर रही है कि वहाँ पे हो सकता है कि उसकी क्वालिटीज़ जॉब की कम हो, टाइम ज़्यादा देना पड़ता हो और फैसिलिटीज़ कम हो, तो ये इस वजह से जो है टाइम बहुत ज़्यादा ओवर टाइम देना पड़ता है। तो फिर जो है वो लोग कह देते हैं कि जॉब जो है ये मेरी जेल बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के हम जो है वो चीज़ों को किसी कैटेगरी से जो है बहुत सारी चीज़ों को एक कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्लास इंक्लूजन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन कंपैरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज। अब कंपैरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? कंपैरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू एनी फिगरेटिव लैंग्वेज अ राइटर यूजेस टू एक्सप्रेस अ पॉइंट बाय कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स। कंपैरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज में ना बेसिकली हम जो है वो अपना कोई भी किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं बाय कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी को कह देते हैं कि तुम बिल्कुल चाँद की तरह रोशन लग रहे हो, तो वो चाँद थोड़ी बन जाता है, वो तो हमने उसको कंपेयर किया है ना उसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरह के जो हम मेटाफर्स बोलते हैं, द मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल आर ऑल टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक हो गया। जितने भी हम मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे जो है वो लैंग्वेज के फंक्शन जो है वो टाइप्स हैं, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में एग्जांपल आ जाती है, यू आर माई सनशाइन, तुम मेरे सूरज हो, तो अब वो थोड़ी सूरज बन गया, ठीक है। तो जस्ट हम जो है वो एक कह रहे हैं ना कि वो तुम हो, ठीक है। ब्रेव, अब सिमिली में आ जाता है ब्रेव एज अ लाइन। इसमें सिमिली में ना हम एज आ की जो है ना यूजेज करते हैं, ठीक है। एज अ लाइन, लाइक और एज का यूज़ करते हैं। यू आर लाइक अ सनशाइन, यू आर लाइक अ सन, यू आर लाइक अ मून, ठीक है। इस तरह की आ जाती हैं इसमें सिमिली में। पर्सोनिफिकेशन में द सन ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग, आज मुझे सूरज मिला, अब वो सूरज थोड़ी था, ठीक है। तो इसमें इस तरह की जो है हम चीज़ें यूज़ करते हैं। कंपैरिजन वाली, हाइपरबोल, योर स्नोर लाउडर देन अ फ्राइट ट्रेन, तुम्हारा ऊँगना जो है वो एक समझ लें कि ट्रेन के चलने से, मतलब ट्रेन कितनी ज़ोर से चलती है, उसके चलने से, उसके शोर से भी ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा ऊंचा है। तो ये हम चीज़ों को कंपेयर कभी कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें तफसील भी बताते हैं कि तुम इस तरह के हो, ठीक है। सिंबलिज़म में हम जो है वो किसी चीज़ की, किसी की जहानत या किसी की कमतरी या उसको हम किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजिंग एन ऑल टू रिप्रेजेंट विजडम, हम जो है वो तुम कहते हो ना कि तुम उल्लू की तरह, उल्लू के जितने जो है वो ज़हीन हो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो, अगर कोई रात नहीं सोता तो हम कह देते हैं कि तुम उल्लू की तरह जाग रहे हो, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारी सिंबलिज़म में आ जाती है, ठीक है, जिसमें एक जो है वो एक चीज़ को दूसरे के साथ सिंबलाइज़ किया जाता है। फॉर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन प्रैग्मेटिक थ्योरी बाय ग्राइस। अब ग्राइस की प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या थी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिक थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक थ्योरी बेसिकली इस चीज़ पर लाई करती है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अकॉर्डिंग टू एच.पी. ग्राइस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एडहरिंग टू कन्वेंशनल मैक्सिम्स। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो जो मैक्सिम्स है ना, ग्राइस आपने मैक्सिम पढ़े होंगे। ग्राइस जो मैक्सिम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनालिसिस में भी आ जाते हैं। और इसमें बेसिकली जो है वो
किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें इसके मैक्सिम्स 4 मैक्सिम्स कौन कौन से थे। सबसे पहला मैक्सिम है इन्फॉर्मेटिव, कि जितनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में चाहिए सिर्फ उतनी ही प्रोवाइड करो। दूसरा है क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके वर्ड में, जितना पूछा जाए क्लियरली वही चीज़, और रेलिवेंट, वो चीज़ रेलिवेंट भी हो। ट्रूथफुलनेस, जितनी सच्चाई, आप जो पूछा जाए उसमें सच्चाई हो, वो वैलिड हो, ठीक है। तो ये सारे इसके मैक्सिम्स हैं। तो इसने जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन मैक्सिम्स से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। व्हेन कंप्रीहेंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, लिसनर्स फर्स्ट कंसीडर द लिटरल मीनिंग एंड देन एडजस्ट देयर इंटरप्रिटेशन। अब कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जितने भी हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, उसमें लिटरल मीनिंग तो उनका डिफरेंट होता है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट को ही समझना पड़ता है। तो उसने ये कहा कि लिसनर को पहले लिटरल मीनिंग को कंसीडर करना पड़ता है, देन उसमें से जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम जो है वो इसके ग्राइस की प्रैग्मेटिक थ्योरी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्रेज ऑल हैंड्स आर मेडिसिन इनिशियली सजेस्ट दैट हैंड्स हैव healing properties but pragmatically implies that people provide care। ठीक हो गया। अब ये देखिए, all hands are medicine, तमाम हाथ जो है वो मेडिसन है। अब हाथों ने मेडिसन थोड़ी बन जाना है, ठीक है। तो अब इसके प्रैग्मेटिक थ्योरी इस यही कहती है कि हमने जस्ट लिटरल मीनिंग नहीं लेने, बल्कि इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी लेना है। तो इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है कि हाथ जो हैं उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये होता है, नहीं ये इसका लिटरल मीनिंग है। बल्कि प्रैग्मेटिक मीनिंग ये होगा कि जो पीपल हैं वो केयर प्रोवाइड करते हैं, लोग जो है वो ख्याल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग जो है वो ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रैग्मेटिक मीनिंग है। दस द थ्योरी एम्फसाइजेस दैट अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग स्पीकर इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट रेदर दैन जस्ट लिटरल मीनिंग्स। तो ये थ्योरी इस चीज़ पे फोकस करती है कि अंडरस्टैंडिंग जस्ट ये नहीं है कि आप स्पीकर के मीनिंग जो उसने कन्वे कर दिया बस उस पर फोकस करें, बल्कि कॉन्टेक्स्ट को भी देखें और उसके पीछे जो मकसद है ना उसका बोलने का वो देखेंगे। ये ना देखें कि इसने बोला क्या है, बल्कि ये देखें कि इसने किस वे में बोला है, किस तरह से बोला है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को साथ जो है वो हमें कैरी करना पड़ता है इसके साथ, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।